हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है उत्तर प्रदेश विशेष है और इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें देखिए मेनली 3 टॉपिक होते हैं और कौन कौन से होते हैं इस पर बात कर लेते हैं। पहला आपका रहता है कि उत्तर प्रदेश का भौतिक परिदृश्य कैसा है, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। सेकंड हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की मृदा पे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। तीसरी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु। और चौथा जो रहेगा वो मिसलेनियस रहेगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान किस जिले में होती है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम तापमान किस जिले में होती है, और कहाँ पे अवनालिका प्रदन जैसी समस्या है किस जिले में है। ठीक, हवा प्रदन वाली, वायु प्रदन वाली जो समस्या है वो किस जिले में है, इस पर हम बात करेंगे। और जो आपके PYQ आए होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आया था APS के एग्जाम में 8 जनवरी को हुआ था, 8 जनवरी 2024 को। उसमें एक क्वेश्चन था दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, और नहीं पता है तो वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। और कुछ बच्चों की समस्या आ रही थी कि सर टाइम काफ़ी तेज़ी से बीत रहा है और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ टारगेट के बारे में बता दीजिए। तो टारगेट देखिए हर इंसान का अलग अलग होता है। अगर आपको मेरा टारगेट फॉलो करना है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि डेली आप 4 टॉपिक डिसाइड करिए कि ये टॉपिक हमको कंप्लीट करना है, और ऐसा आपको 70 दिन तक करना है। तो इससे क्या होगा, आपका 280 टॉपिक कवर हो जाएंगे और प्रीलिम्स के लिए इतना एनफ है। और रही बात आपकी कि 20 दिन बचे, ठीक, मतलब 90 दिन टोटल है, 90 में से 70 दिन तो आप ये कर दिए, 20 दिन बचे तो 20 दिन आप रिवीजन पे दीजिए पूरी तरीके से। और अगर आपसे सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है तो हमारा पराक्रम बैच है 2.0 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, उसकी फीस 1499 है। अगर आपको जुड़ना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर होगा 7355094443, उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और हमारा UP स्पेशल जो है वो 19 वीडियो आ चुके हैं, आज ये 20वां वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन पे। उत्तर प्रदेश भौतिक विभाजन शुरू करने से पहले हम पहले बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, ये किसका हिस्सा है। तो ये आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पड़ता है। और उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा है, उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा है, और भारत में जो प्रायद्वीपीय वाला जो क्षेत्र है उसका हिस्सा है। ठीक, अभी प्रायद्वीपीय भारत जो है क्या शुरू से ही था? नहीं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा था। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये बीच में आपके 33 सागर हो गए, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, अंगारा लैंड। इस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, गोंडवाना लैंड। ठीक, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो इसी गोंडवाना लैंड से प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से ये खिसक कर उत्तरी गोलार्ध में आया। और यहाँ पे ये जो प्लेट था, ये कौन सा प्लेट था, इंडियन प्लेट था। और यहाँ जो प्लेट था आपका ये वाला, ये आपका यूरेशियन प्लेट था। ठीक, इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो किसकी उत्पत्ति होती है, हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक, ये तो भौतिक विभाजन का आपने एक परिदृश्य देखा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये किसका पार्ट है। अगर क्वेश्चन आ गया तो उत्तर प्रदेश किसका पार्ट है, मान लीजिए अगर प्रायद्वीपीय भारत नहीं दिया हो तो आप क्या आंसर मारेंगे। तो आप दोस्तों आंसर मारेंगे गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब बात करते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश के जो भौतिक विभाजन है उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है इनको। कौन कौन से हैं, पहला तो भाबर और तराई हो गया, दूसरा हो गया आपका मैदानी भाग, और तीसरा हो गया पठारी भाग। एक बार फिर से हम बोल देते हैं। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला, ठीक, ये आपका कौन सा है, भाबर है। ठीक, मतलब सहारनपुर से लेके और ये आपका कुशीनगर वाला जो क्षेत्र है, ठीक, यहाँ तक क्या हो गया आपका, भाबर हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, तराई हो गया, ये वाले क्षेत्र से लेके यहाँ तक, ठीक, ये तराई रीजन हो गया। उसके बाद फिर ये वाला जो बीच वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये कौन सा क्षेत्र है, ये है आपका मैदानी क्षेत्र। और ये वाला जो नीचे वाला क्षेत्र देख रहे हैं ये आपका क्या है, पठारी क्षेत्र, मतलब बुंदेलखंड का पठार। अब हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक है, और भाबर क्षेत्र किसको कहते हैं, तराई क्षेत्र किसको कहते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपका मेंस का टॉपिक है, और मेंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आंसर राइटिंग को आया तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो देखिए ये तो मैंने बात कर लिया, 3 भौतिक विभाजन है, कौन सा, उत्तर में भाबर और तराई, उसके बाद फिर मध्य में मैदानी, दक्षिण में पठारी। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगर श्रेणी की बात करें तो उत्तर में कौन सी श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, हिमालय का ही पार्ट है। और दक्षिण में बात करेंगे तो विंध्यन श्रेणी। ठीक, और विंध्यन श्रेणी का विस्तार किन किन राज्यों में है ये जान लीजिए। पहला तो आपका MP हो गया, दूसरा आपका UP हो गया जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाला जिला है वहाँ पे। उसके बाद फिर दोस्तों ये जो है बिहार में एक रेंज है, कौन सी, कैमूर रेंज। ठीक, कैमूर डिस्ट्रिक्ट भी है, और कैमूर डिस्ट्रिक्ट का ही एक और नाम है भगवा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो वहाँ तक इसका विस्तार है। अब हम बात करते हैं कि जो ये मैदानी क्षेत्र है
ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है आपका। तो मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ प्रमुख हैं? एक तो आपकी गंगा है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से एंट्री लेती है, और एक आपकी यमुना है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से एंट्री लेती है। अब इसके बाद फिर ये लोग कहाँ मिलते हैं? यहाँ पे प्रयागराज में। ये जो है आपका प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे गंगा और यमुना का संगम है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि भाबर क्षेत्र की खासियत क्या क्या है। सबसे पहले भाबर क्षेत्र, अगर आपने मृदा वाला पार्ट देखा होगा तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, ठीक। तो यहाँ पे बात करते हैं कि भाबर क्षेत्र जो है आपका, देखिए ये वाला है, यहाँ पे आपको बड़े बड़े कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे और जिसके नीचे से नदियाँ प्रवाहित होती हैं। जैसे ये नदियाँ हैं ये प्रवाहित होती हैं, ठीक। और जैसे मान लीजिए ये हिमालय क्षेत्र हो गया, अब यहाँ से नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। तो भाबर क्षेत्र में क्या होता है? नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, और नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त होने का मतलब है कि ये इसके नीचे से इनका प्रवाह होता है, तो जिसके कारण ऐसा लगता है कि नदियाँ विलुप्त हो गई हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा दूर आगे चलेंगे तो तराई रीजन मिलेगा। तराई रीजन में ये नदियाँ फिर से देखने को मिलती हैं, और जब नदियाँ देखने को मिलती हैं तो ये होगा कि नदियाँ फिर से प्रकट हो गई, और उसके बाद फिर मैदानी क्षेत्र आ जाता है, ठीक। तो ये तो रहा आपका भाबर क्षेत्र के बारे में। अब शॉर्ट में जान लेते हैं कि क्या है। शिवालिक हिमालय के समानांतर है ये जो आपका बेल्ट है, ये वाला शिवालिक हिमालय का है, इसी के समानांतर देखने को मिलता है ये वाला भाबर क्षेत्र। और जो मैंने बात किया था फुट हिल्स की, अगर लास्ट वीडियो आपने चट्टान वाला भी देखा होगा तो उसमें भी बात किया था। ये देखिए ये आपका हिमालय पर्वत हो गया, इसका जो ये निचला हिस्सा है मतलब पैर वाला मान के चलिए, तो इसको क्या कहते हैं? फुट हिल्स कहते हैं, ठीक। गिरिपाद क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें ये फैला हुआ है। इसमें इसकी खासियत क्या क्या है? इसमें कंकड़ पत्थर और चट्टान है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और चट्टान। नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि इसके आंतरिक हिस्सों से प्रवाहित होती हैं और जल चट्टानों के मध्य प्रवाहित होती हैं। अब देखिए यहाँ पे कंकड़ पत्थर है, ठीक है, मृदा का अभाव है, तो क्या होगा? यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कृषि संभावित नहीं है, मतलब यहाँ पे कृषि कार्य नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होती हैं? कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र में क्या होता है कि नमी होती है, नदियाँ आ गई तो अपने साथ थोड़ी सी नमी लेके आई और कुछ क्षेत्रों में दलदल क्षेत्र बन जाता है, जहाँ पानी अधिक फैल जाता है या जहाँ रुक जाता है, वहाँ पे दलदली क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, और यहीं पे आपको नदियाँ प्रकट होती नजर आएंगी। अब देखिए नदियाँ तो पर्वत से निकली ही थी, लेकिन भाबर क्षेत्र में विलुप्त, तो तराई में देखने को मिली, तो ये हुआ कि नदियाँ प्रकट हो गई। उसके बाद फिर इसमें जो मृदा के कण होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। तो छोटे छोटे कण के कारण यहाँ पे क्या होता है कि कृषि संभावित हो जाती है, कृषि की संभावना बढ़ जाती है। और इसमें कौन कौन सी कृषि होती है? जैसे ये सहारनपुर वाला बेल्ट है, ठीक है, इधर वाला, ठीक। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी यूपी में कि गन्ना की खेती अच्छी खासी हो जाती है, और धान की खेती देखने को मिलेगा, जूट की खेती देखने को मिलेगा। और जूट उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा हो देखने को मिलती है, जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। वहाँ पे आप देखेंगे कि जूट की खेती सर्वाधिक होती है, और बांग्लादेश तो नंबर 1 पे है ही। और ये देखिए गोरखपुर है, गोरखपुर में भी जूट की खेती होती है। तो ये जो तराई वाला बेल्ट है यहाँ पे आपको जूट की खेती देखने को मिलेगी, और इसमें किसका निवास होता है? दलदली जीव का निवास होता है। अब हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्र की। मैदानी क्षेत्र में दोस्तों देखिए इनका अगर हम देखेंगे कि कहाँ पे स्थित है, तो ये भाबर और तराई के दक्षिण में और पठारी भाग के उत्तर में, ये पठारी भाग है ना, तो इसके उत्तर में इसका जो बीच वाला जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र में क्या आपको देखने को मिलेगा? इसमें 2 मेन रिवर जो हैं वो देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी? एक तो आपकी गंगा हो गई और एक यमुना हो गई। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ये जो गंगा और यमुना नदी है ये दिख रहा है, कहाँ पे आके मिलती हैं? ये जो प्रयागराज जिला है यहाँ पे आके इनका संगम होता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहा जाता है? गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि दोआब क्षेत्र क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि इन दोआब क्षेत्र में या मैदानी क्षेत्र में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें हम बात कर लेते हैं। तो देखिए भाबर और तराई के दक्षिण और दक्षिण में पठारी भाग के उत्तर में अवस्थित है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अब देखिए गंगा यमुना का दोआब भी आपने देख लिया। अब इस जब नदी आती है तो अपने साथ क्या लेके आती है? काप लेके आती है, कीचड़ लेके आती है, बालू लेके आती है। तो इनके निक्षेप से क्या होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। किस मृदा का? जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अब देखिए अगर मृदा वाला आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जलोढ़ मृदा है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? एक तो खादर हो गया आपका और एक बांगर। खादर मतलब जो नवीन जलोढ़ मृदा है, जो बाढ़ का पानी जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में फैल जाता है वो खादर हो जाता है। और बांगर कौन सा क्षेत्र होता है? जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। क्यों नहीं पहुँच पाता? उच्चावच के कारण। इनकी जो हाइट होती है
ठीक है, वो ज़्यादा होती है तो वहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। जब बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है तो उसमें नई जलोढ़ मृदा नहीं का निर्माण नहीं हुआ, और नई जलोढ़ मृदा का निर्माण नहीं हुआ तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसकी मिट्टी जो है उसकी उर्वर क्षमता कम हो जाती है। ठीक, अब उर्वर क्षमता कम हो गई तो वो क्या भूमि कहलाती है? ऊसर भूमि कहलाती है। लेकिन जो खादर वाली है ये क्या कहलाती है? उर्वर भूमि कहलाती है। ठीक, मतलब उपजाऊ भूमि। अब हम बात करेंगे कि यहाँ तक आपका ये स्लाइड में कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है ये आपका, ठीक, मतलब यहाँ चित्रकूट से स्टार्ट हो जाता है और थोड़ा सा प्रयागराज से जब आप रीवा वाले रोड की तरफ जाएंगे, ये रीवा डिस्ट्रिक्ट आपका मध्य प्रदेश में है, तो इधर देखने को मिलेगा आपको पठारी क्षेत्र। अब देखिए, और ये मिर्जापुर सोनभद्र वाला, ये विंध्य पर्वत वाला जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जिले इसमें आते हैं इसके अंतर्गत पठारी क्षेत्र में। तो देखिए आपका ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, महुआ हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, प्रयागराज हो गया। ठीक, ये आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद फिर बात करें, देखिए प्रयागराज में पूरी तरीके से पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन जो रीवा वाला रीवा रोड पे जाएंगे आप तो आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र है ये भी पठारी क्षेत्र है। ठीक, और इसकी खासियत क्या है इन दोनों की, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो देखिए ये वाला जो बेल्ट है बुंदेलखंड वाला जो बेल्ट है, इसमें अगर एवरेज हाइट की बात करेंगे पठारों की तो लगभग आपको 300 मीटर देखने को मिलेगी। लेकिन जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाला जो बेल्ट है यहाँ पे पठारी क्षेत्र है, इनकी जो हाइट है ये 600 मीटर के आसपास दिखेंगे आपको। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन बना था, वो क्या था, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो आपका अमसोट चोटी है वो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए क्वेश्चन क्यों बना एपीएस में, इसमें मैं आता हूँ। अगर आपने न्यूज़ देखा होगा, ठीक है, तो मार्च माह में, ठीक है, योगी जी वहाँ पे विजिट किए थे। ठीक, वहाँ पे किसी परियोजना का शिलान्यास किया था उन्होंने, तो वो देखने को मिला था और वहीं से ये क्वेश्चन बना था। तो करंट अफेयर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब अमसोट चोटी आपको किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, जितनी भी किताब आज तक आप पढ़े होंगे उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि करंट से लिंक किया गया था इसको। इसकी हाइट की बात करेंगे तो 957 मीटर, और फिट की बात करेंगे तो 3140 फीट इसकी हाइट है। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने बात किया था यहाँ पे, इसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर है। ठीक, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र की यहाँ की। ठीक, इसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, नदियों पे आ जाते हैं एक बार। देखिए इधर से आपकी आ रही है चंबल, इधर से आ रही है आपकी बेतवा, ठीक, और उसके बाद फिर आ रही है केन। ठीक, ये किसकी सहायक नदी है? ये है जो यहाँ से यमुना नदी आ रही है, इसकी सहायक नदी है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि गंगा ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आपका बलिया से इधर निकल जाती है, और कहाँ पे? पटना में। ठीक है, पटना में कौन कौन सी नदी मिल रही है? एक तो देखिए आपकी सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से होते हुए भभुआ हुआ होते हुए यहाँ पे आपका पटना में मिल जाती है सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक, एक है आपकी टोंस जो है प्रयागराज के आसपास आपको देखने को मिलती है कि ये गंगा में मिल जा रही है। उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं देखिए चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है, सोन और टोंस गंगा की सहायक नदी है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि एक मिनट, हाँ, कम वर्षा क्षेत्र के कारण यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे या इधर भी देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं हो रही है। ठीक, तो एक तो लाल मृदा का निर्माण हो गया। ठीक, लेकिन दोस्तों लाल मृदा का निर्माण कैसे होता है ये मैंने आपको मृदा वाले वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो एक बार वो देख लीजिएगा अगर यहाँ शॉर्ट में जानना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रॉक पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है। सेडिमेंट्री का रॉक में अगर आपका वेदरिंग होता है, अपक्षय की क्रिया होती है, तो इसके टूट फूट से लाल मृदा का निर्माण होता है। ठीक, ये मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया है, एक बार आप विजिट करिएगा। इसको क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। ठीक, उसके बाद फिर देखिए दोस्तों ये क्या है कि कृषि के लिए कम उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक, और उसके बाद फिर इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? चना हो गया, सरसों हो गया, अरहर हो गया, ज्वार हो गया, गेहूँ हो गया। देखिए जो बुंदेलखंड है और विंध्याचल पर्वत है इसका निर्माण हुआ है किस पीरियड में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग कि देखिए आपका मिर्ज़ापुर हो गया और सोनभद्र हो गया, यही क्षेत्र है आपका। यहाँ पे कैमूर डिस्ट्रिक्ट है और भभुआ डिस्ट्रिक्ट उसी का ही नाम है। तो ये देखने को मिलेगा यहाँ पे जो कैमूर रेंज है और इधर से जो आपकी विंध्याचल रेंज आ रही है, ठीक है, मिर्ज़ापुर होते हुए। ठीक, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो कैमूर रेंज है उसकी जो एवरेज हाइट है लगभग 600 मीटर आपको देखने को मिलेगा, या फिर विंध्याचल पर्वत से ये कैमूर जहाँ तक मिल रहा है। ठीक, एग्जैक्ट लोकेशन तो कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन जिसकी एवरेज हाइट है वो क्या है? 600 मीटर है। मैं सोनभद्र का रहने वाला हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे एक पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो एक जगह पड़ता है आपका इको पॉइंट। ठीक,
वहाँ पे मेरे घर से मतलब 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इको पॉइंट वाला जो क्षेत्र है वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, आप इमेज में भी देख सकते हैं। या फिर आप एक सीरियल आया था चंद्रकांता, ठीक, चंद्रकांता का जो किला था विजयगढ़ किला नाम से फेमस है, ठीक। तो वहाँ पे उसकी जो एवरेज हाइट आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 800 से 900 है, लेकिन इको पॉइंट की जो है वो 600 मीटर के आसपास है। तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो ये एवरेज माना जाता है कि 600 मीटर इसकी हाइट है। अब बात करते हैं कि जो कैमूर है, ठीक, कैमूर और सोनाकर जो पहाड़ी है उसकी एवरेज हाइट की बात की है 600 मीटर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बुंदेलखंड में आपका 300 मीटर देखने को मिलेगा और इधर आपको 600 मीटर देखने को मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की मृदा। उत्तर प्रदेश की मृदा, देखिए मृदा का निर्माण कैसे होता है इस पर तो हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट में कि 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ। अब देखिए भूप्रपटी पर मिलने वाले असंगठित पदार्थ मतलब अनऑर्गेनाइज कंपाउंड जो है, ठीक है, उसकी जो ऊपरी परत है वो किन किन तत्वों से मिलकर बनी हुई है। एक तो चट्टानों के अपक्षय से और एक वनस्पति के। देखिए वनस्पति का तात्पर्य ये हो गया जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक, पेड़ की पत्तियाँ गिरती रहती हैं, ठीक, गिरी यहाँ पे चट्टानों पे, ठीक। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि चट्टानों में वेदरिंग हो रही है और ये जो पत्तियाँ गिर रही हैं सड़गल रही हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको ह्यूमस का निर्माण देखने को मिलेगा। तो इसी के क्रम काफ़ी सालों बाद आपको देखने को मिलेगा कि चट्टानों के टूट फूट से ही मृदा का उत्पत्ति हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल में कौन कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है इसमें बात कर लेते हैं। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। ये वाला कौन सा क्षेत्र है, पर्वतीय पादी क्षेत्र है, ठीक, जिसे हम भाबर कहते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है इसके नीचे वाला ये आपका तराई क्षेत्र है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए पर्वतीय मृदा की बात किए थे तो यहाँ कुछ पर्वतीय मृदा आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है ये देख लीजिए। एक तो पर्वतीय वाला क्षेत्र हो गया, एक मैदानी मिट्टी हो गया, एक बुंदेलखंड की मृदा होगी, ठीक। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए भाबर और तराई क्षेत्र में आपका ये वाला बेल्ट हो गया, ठीक, मैदानी क्षेत्र ये हो गया और बुंदेलखंड वाला ये हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके फिर अब बात करते हैं कि एक एक मृदा को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुंदेलखंड की जो मृदा है इस पर। बुंदेलखंड की मृदा में लाल मिट्टी का मैंने जिक्र कर ही दिया था स्टार्टिंग में, और यहाँ पे एक परवा मृदा मिलेगी, एक माड़ मिलेगी, ठीक, एक राकर मिलेगी, एक भूटा मिलेगी, ठीक। ये मृदा पूछा जाता है कि किस जिले में मिलेगी। तो मान लीजिए 1-2 जिले का नाम दे दिया, जैसे झांसी दे दिया, महोबा दे दिया, ठीक, चित्रकूट दे दिया, हमीरपुर दे दिया, बांदा दे दिया, ठीक है। तो इनमें से कोई भी मृदा का नाम आया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ही ये मृदा मिलती है, ठीक। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि आपका मैदानी मिट्टी, मतलब ये जलोढ़ मिट्टी वाली की बात कर रहा है, ठीक। उसके बाद फिर जलोढ़ मिट्टी की देखिए खासियत क्या क्या है। यहाँ पे जलोढ़ मृदा को खादर और बांगर में बांटा गया है। अब यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि एक लवणी मृदा है और एक क्षारी है। तो लवणी और क्षारी क्या है, इस पर आपने अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं बता देता हूँ। देखिए जो क्षारी मृदा होती है, ठीक है, इसी मृदा में इसी का ही बिगड़ा रूप लवणी मृदा है। अब कैसे है तो इसको शॉर्ट में जान लेते हैं कि देखिए जब क्षारी मृदा में आपने सिंचाई किया, ठीक, और वहाँ का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा शुष्क है। जब तापमान मतलब हाई है तो वो जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, शुष्क प्रदेश होगा, ठीक है। वहाँ का टेम्परेचर जो है काफ़ी हाई होगा। जब टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा कि इवापोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा। अब जब वाष्पीकरण होगा तो यहाँ के जो मिनरल हैं, ठीक है, ये मिनरल क्या होंगे, ये ऊपर आना चालू हो जाएंगे। मतलब कौन कौन से मिनरल, एक तो कैल्शियम हो गया, एक तो मैग्नीशियम हो गया, एक तो सोडियम हो गया, ठीक। ये जो मिनरल है जो ऊपर आने लगेंगे तो ये एक परत बना लेंगे और यही परत क्या बन जाएगा, सलाइन सॉइल, लवणी मृदा बन जाएगी, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर जैसे जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो कौन से क्षेत्र बन जाते हैं, मरुस्थलीय मृदा के क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए एक काली मृदा हो गई, काली मृदा बेसाल्टिक चट्टान वाला, ठीक, और भ्रूण मृदा हो गई। ये आपके इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, मैदानी क्षेत्रों में। और एक जो पहला वाला था वो पर्वतीय मृदा थी, ठीक है। उसमें कौन कौन से तत्व मिलेंगे पर्वतीय मृदा में, उस पर एक बार शॉर्ट में बात कर लेते हैं। देखिए जो पर्वतीय मृदा है, ठीक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाबर मृदा और तराई क्षेत्र की मृदा कैसी होंगी। ये इनमें खासियत क्या होगी, नाइट्रोजन सर्वाधिक होगी और ह्यूमस की मात्रा आपको देखने को मिलेगी सर्वाधिक, ठीक। तो ये चीज़ आपकी मृदा की हो गई। अब देखिए कुछ समस्याएं होती हैं, ठीक, तो किन किन क्षेत्रों में है उन समस्याओं पर बात कर लेते हैं। देखिए वायु प्रदन का ये क्वेश्चन बना हुआ है PYQ का, देखेंगे तो वायु प्रदन से जो समस्या उत्पन्न होती है वो किन किन जिलों में है। तो अगर आपको जिले का नाम मालूम है तो आप बता दीजिएगा कि ये कौन सा जिला है और ये कौन सा जिला है। 5 सेकंड का वक्त दे रहे हैं, थोड़ा सोचिएगा कि ये कौन सा जिला है और ये कौन सा जिला है। 1 2 3 4 5। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये आपका आगरा, ठीक, और ये वाला जो क्षेत्र है आपका मथुरा। तो वायु प्रदूषण की समस्या जो है किन किन जिलों में देखने को मिलती है। पहला क्या हो गया आगरा और दूसरा हो गया आपका
मथुरा। ठीक, ये होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक समस्या देखने को मिलती है इटावा क्षेत्र में। इटावा में क्या देखने को मिलती है? अवनालिका अपर्दन की समस्या देखने को मिलती है। कौन सी समस्या? अवनालिका अपर्दन की समस्या। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये मृदा है आपका, ठीक, पहले इस पर बूंदाबांदी हुई, बरसात हुई, ठीक है, तो छोटा सा इसमें कटाव हुआ, उसके बाद फिर और बूंदाबांदी हुई, ठीक, समय के साथ इसका और कटाव हुआ, ठीक, उसका फिर और बूंदाबांदी हुई, ठीक है, तो और कटाव हुआ, ऐसे करते 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 ये वाला जो है एक अवनालिका अपर्दन के रूप में उभर कर सामने आती है। और एक समय ऐसा आता है कि यहाँ से नदियों का रास्ता मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा कटाव हो जाती है। ठीक, तो ये किस ज़िले की बात है? ये इटावा ज़िले की। चंबल वाला क्षेत्र आपने सुना होगा, तो यही इधर का बेल्ट है, मध्य प्रदेश और यूपी का जो ये वाला क्षेत्र है। अब बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की जलवायु पे। ठीक, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी ऋतुएं हैं, ठीक है, उसके बाद फिर जलवायु पे आएंगे। सबसे पहले देखिए जलवायु का जो क्रम है वो क्या है, ये देखिए उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 ऋतुओं में बांटा गया है। कौन कौन सी ऋतुएं हैं? एक तो आपकी शीत ऋतु हो गई, विंटर, दूसरी हो गई ग्रीष्म ऋतु, ठीक, और तीसरी हो गई आपकी वर्षा ऋतु। ये ऋतु आपने बचपन में ही सुना होगा और देखा भी होगा। अब देखिए जो शीत ऋतु में बात करेंगे तो शीत ऋतु कब आती है? नवंबर से लेकर फरवरी तक। ठीक, अब देखिए सर्वाधिक जनवरी माह में कब ठंडी पड़ती है सबसे ज़्यादा? तो जनवरी माह में। जनवरी माह में सर्वाधिक ठंडी होती है और प्रयागराज में कल्पवास के लिए लोग जनवरी में ही आते हैं। ठीक, ये बात हो गई। उसके बाद फिर दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है इसका जो तापमान होता है वो 28 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होता है। ठीक, लेकिन जो सबसे न्यूनतम तापमान होगा जनवरी में वो होगा 13.3 डिग्री। ये न्यूनतम तापमान है। सर्वाधिक कितना? 28 से 30 और न्यूनतम 13.3 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए होता क्या है दोस्तों कि एक मिनट, देखिए पश्चिमी विक्षोभ का आपने नाम सुना होगा, पश्चिमी विक्षोभ। ये क्या होती है? ये एक वर्षा का कारण बनती है। कहाँ पे? ये पश्चिमी जो यूपी है आपका, ठीक है, यहाँ पे वर्षा का कारण बनती है। कब बनती है? ठंडी में। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आती है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि भूमध्य सागर से ये निकलती हैं और बीच में आर्द्रता ग्रहण करते हुए ये यहाँ पे आपकी जैसे पंजाब वाला जो बेल्ट है आपका, एक मिनट में क्लियर कर दे रहा हूँ अच्छे से। देखिए जैसे ये भूमध्य सागर हो गया आपका, ठीक, उसके बाद फिर ये आती है अपने साथ रास्ते में आर्द्रता ग्रहण की, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो कुनलुन पर्वत है, ठीक है, और आपका ये तिब्बत का पठार है, ठीक है, यहाँ से 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। 2 भागों में विभाजित हो गई। विभाजित होने के बाद क्या होगा कि ये जो आपका भारत है, ठीक, ये यहाँ से एंट्री करती हैं और पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, ठीक, हरियाणा वाला क्षेत्र हो गया, वेस्ट यूपी वाला जो क्षेत्र है, ठीक, वहाँ पे क्या काम करती हैं कि सर्दी के समय बारिश करती हैं और ये काफ़ी अच्छी बारिश होती है। क्यों? इसकी उपयोगिता क्यों है? क्योंकि गेहूँ की फसल जो होती है सर्दियों में ही होती है और जो वर्षा चाहिए होती है, ठीक है, कुछ जल की मात्रा ये प्रदान कर देती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी कहा है। अब देखिए जब वर्षा लेके आती है तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें देखने को मिलती है बढ़ोतरी। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मावट। जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बरसात होती है इसको कहते हैं मावट। ठीक, यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है, देखिए ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण भूमध्य सागर से जो आती हैं 10 सेंटीमीटर वर्षा अधिक होती है और किस काल में? शीतकालीन में, विंटर सीजन में। ठीक, और इसीलिए हम मावट कहते हैं। ये रबी फसल के लिए लाभदायक है। रबी की कौन सी फसल है? गेहूँ है, ठीक, तो इनके लिए लाभदायक होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जो हमारा, एक मिनट पहले इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए ये चित्र पश्चिमी विक्षोभ वाला आप देखिए। अब बात करते हैं हम लोग ये जो शिवालिक वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय का, ठीक, ये किस कारण से हमारे लिए उपयोगी है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आप क्या आंसर देंगे? अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है एक तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है और दूसरा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। मतलब सर या तो उष्ण कह लीजिए या तो उपोष्ण कह लीजिए। तो देखिए उष्ण किस कारण से हो रही है और उपोष्ण किस कारण से हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए अब ये तो मैप ऐसा बन गया है कि यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते, लेकिन जैसे ये मान लीजिए आपका भारत हो गया, ठीक,
यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश कर्क रेखा की श्रेणी में नहीं आता है। तो उत्तर प्रदेश का मैप बना देते हैं छोटा सा। ये देखिए उत्तर प्रदेश का मैप हो गया, ये आपका यूपी। ठीक, कर्क रेखा में तो आ नहीं रही है। ठीक, लेकिन कर्क रेखा के आसपास के जो क्षेत्र रहते हैं वो कैसे होते हैं, उष्णकटिबंधीय होते हैं। मतलब कहने का कि जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अपनी पृथ्वी है, ठीक, ये आपका क्या हो गया 0 डिग्री, मतलब इक्वेटर हो गया। ये जो है आपकी 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसे क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसके बीच का जो क्षेत्र रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, लेकिन जो इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है और इसके जो नीचे वाला क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि सर चलिए ठीक है, मान लिए कर्क रेखा के आसपास है तो इसके क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय देखने को मिलते हैं, लेकिन ये उपोष्ण कैसे हो गया। तो उपोष्ण ऐसे हुआ दोस्तों कि यहाँ से देखिए आपका जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया। ठीक, भारत के ऊपर इधर क्या है, चाइना है, चाइना की इधर आप देखेंगे रसिया है। तो रसिया में एक क्षेत्र पड़ता है साइबेरिया। ठीक, तो साइबेरिया की जो ठंडी हवा होती है वो चाइना होते हुए इधर भारत में प्रवेश करने को जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका हिमालय पर्वत है ये क्या करता है, अवरोध उत्पन्न कर देता है। अब अवरोध उत्पन्न कर दिया, ठीक, तो जो इसकी ठंडी हवा है, ठीक है, वो उतनी तेज़ी से यहाँ पे नहीं आ पाती है। तो इसलिए ये वाला जो क्षेत्र बना रहता है वो थोड़ा सा उष्ण बना रहता है, पूरी तरीके से उपोष्ण नहीं बन पाता है, लेकिन कुछ कुछ ठंडियों में इसका असर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अगर जो ये हिमालय पर्वत है, ठीक है, अगर ये पूरी तरीके से इसका अपक्षय हो जाए, ठीक है, पॉसिबल तो नहीं है इतना जल्दी, लेकिन मान लीजिए अगर इसका अपक्षय हो गया, टूट फूट हो गया और इसकी हाइट अगर थोड़ी सी भी कम हुई, ठीक है, तो साइबेरिया की जो हवा है बहुत तेज़ी से अंदर आएंगी। ठीक, और इतनी तेज़ी से ठंड बढ़ेगी यहाँ पे कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वही कर पाएगा जिसके अंदर झेलने की शक्ति होगी, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा ठंडी बढ़ती है तो शीत ऋतु में लोग ठंड से मरने लगते हैं। तो वही चीज़ है कि इसमें आपको दोनों चीज़ देखने को मिलेगा, एक तो उपोष्ण और एक उष्ण, दोनों देखने को मिलेगा। ठीक, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पे। अब देखिए हम बात करते हैं कि जलवायु के यहाँ पे किसी क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि लगभग 35 से 50 वर्ष के दौरान वायुमंडलीय दिशाओं में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग जलवायु कहते हैं। देखिए एक जलवायु होता है और एक मौसम होता है। तो लोग धरती पे मौसम की तरह बदल जाते हैं। ठीक है, जलवायु की तरह होना चाहिए कि कम से कम 35 से 50 वर्ष लगे तो वो चेंज हो तो अच्छा लगता है। लेकिन मौसम क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि आज ठंडी है, कल गर्मी हो गई, ठीक, बरसात हो गई। तो मौसम की तरह नहीं बदलना है, जलवायु की तरह बदलना है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा, ये देखिए ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों क्या देखने को मिलता है कि मई जून में तापमान जो है सर्वाधिक मिलता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, उसकी रेखा वो उसकी जो सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं सॉरी, मई जून में आपको देखने को मिलेगा कि ये लंबवत पड़ रही हैं। तो इससे क्या होगा कि तापमान सर्वाधिक हो जाता है। कहाँ पे? कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कर्क रेखा के नज़दीक जैसे बुंदेलखंड का पठार है, तो यहाँ पे सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है। और सर्वाधिक तापमान अगर जिले की बात करेंगे, किस जिले में सर्वाधिक तापमान है, तो आपको देखने को मिलेगा ये बांदा जो है, यहाँ पे आपको सर्वाधिक तापमान देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन जो औसत तापमान है वो कितना है, 36 डिग्री से लेकर 39 डिग्री तक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। तो अब तो 40-45 हम लोग की झेलने की आदत हो गई है टेम्परेचर। और देखिए जो निम्न टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 21 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक इसका न्यूनतम तापमान होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कौन से 2 जिले हैं, ठीक है, जहाँ पे सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। ये तो टेम्परेचर की बात हो गई, ठीक, लेकिन सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ रही है, झांसी और आगरा में। ये 2 जिले हैं यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी देखने को मिलती है। और जो आपका बरेली डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पे कम गर्मी देखने को मिलती है। ये हिमालय वाले क्षेत्र पे आपका देखने को मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपको कम गर्मी देखने को मिलती है। अब ये बात आती है कि जो हम लोग की लोकल विंड है, तो यहाँ पे भारत में कौन सी लोकल विंड है, ये लू, गर्मी के माह में ये लू चलती है। ठीक, तो ये यहाँ की गर्म हवा है ग्रीष्म काल में। अब बात करते हैं हम लोग कौन सा ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, अब आएगा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की बात करें दोस्तों तो देखिए वर्षा होती कैसे है उत्तर प्रदेश में। पहले हम भारत की बात कर लेते हैं, फिर उत्तर प्रदेश पे आते हैं। देखिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून है दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले कहाँ टकरा रहा है, ये केरल के तट पे टकरा रहा है।
और यहीं से टकराने के बाद ये दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, एक इधर आ जाती है और एक इधर। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए जो इधर से जो आ रही है दक्षिण पश्चिम, ये भारत में सर्वाधिक वर्षा का कारण बनती है, ठीक। और ये मानसून आपको कब देखने को मिलता है? 15 जून के आसपास, ठीक है। लेकिन जो आपकी ये वाली है दक्षिण पूर्वी जो पवनें हैं, ठीक, ये कहाँ जा रही हैं? बंगाल की खाड़ी में पास। यहाँ से आर्द्रता ग्रहण की, आर्द्रता ग्रहण करने के बाद ये क्या होती हैं कि एक में थोड़ा सा क्लियर कर दें तो अच्छे से दिखेगा आपको। अब देखिए जो बंगाल की खाड़ी के पास जो ये आ रही थी दक्षिण पूर्वी, ये क्या काम करती हैं? ऊपर उठी, ठीक। यहाँ मेघालय के जो मेघालय राज्य है, ठीक है, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे टकराई और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश कराई। कौन सा क्षेत्र है भारत का जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चेरापूंजी है कि मासीराम? चेरापूंजी पहले था, अब मासीराम है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग कि ये तो मेघालय का हो गया। अब यहाँ से एक शाखा बढ़ती है, आपकी जाती है कहाँ पे? नेपाल की तरफ, और नेपाल की तरफ जाती है तो वहाँ पे हिमालय है, हिमालय से टकराई और टकराने के बाद तराई क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से वर्षा कराने लगती है। ये दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए मैप में हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए दो शाखा में जो विभाजित हुई, एक तो आपकी यहाँ से पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, ठीक। तो जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ क्या होगी? आर्द्रता की मात्रा घटती चली जाती है, और आर्द्रता की मात्रा घटी तो मतलब बरसात कम होने लगेगी, तो इधर क्षेत्र में आपको वर्षा कम देखने को मिलेगी, ठीक। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि देखिए जब आर्द्रता घटेगी तो वर्षा की मात्रा भी घटेगी। कैसे? जब पूर्व से हम पश्चिम की तरफ जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा चीज़। ये देखिए जो मानसूनी पवने हैं, ठीक है, इसे पूर्वा पवने कहते हैं, ठीक है। गाँव देहात में पुरवैया कहते हैं, पुरवैया चल रही है। तो ये देखिए ये गई हिमालय पर्वत से टकराई और उसके बाद फिर तराई क्षेत्र में वर्षा काफ़ी ज़्यादा करवा दी। अब देखिए तराई क्षेत्र में जो जिला आता है वो कौन सा जिला आता है? ये वाला जो बेल्ट है ये देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ जिससे पहले टकराई, ठीक है, जैसे आदमी कोई गुस्से में है, जो पहले टकराया उसे काफ़ी तगड़ी मार पड़ जाएगी। तो ये जो जिला है आपका, ये आपका गोरखपुर है। तो गोरखपुर में आपको देखने को मिलेगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। कितना होता है? 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इतनी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग कि जो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है वो कहाँ पे मिलेगा आपको देखने को? जैसे ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है मथुरा है, मथुरा में न्यूनतम वर्षा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पूर्व से पश्चिम जाने के समय, ठीक है, आर्द्रता की कमी हुई, आर्द्रता की कमी हुई तो वर्षा की भी कमी हो जाएगी, ठीक। तो उसके पास जल ही नहीं रहेगा तो कितनी वर्षा कराएगा वो? तो ये हो गया न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र मथुरा। कितना? 54.4 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। अब बात करते हैं हम लोग कि सर्वाधिक सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे और कॉन्सेप्ट है कि हमने बात किया था ना 15 जून तक भारत में मानसून आ जाता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यहाँ मानसून कैसे आ रहा है? यहाँ तो 15 जून तक आ जा रहा है, ठीक। लेकिन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा हो रही है, ये पूर्वा पवने के कारण वर्षा हो रही है, तो यहाँ टाइम लग जाता है। लास्ट वीक ऑफ जून मतलब 3rd और 4th वीक में आपको देखने को वर्षा मिलती है, जो कि 22 जून है डेट, ठीक है। ये एक फैक्ट याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि देखिए सर्वाधिक सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है वो कौन सा है? बुंदेलखंड है, ठीक। पूर्वा पवने इधर से निकली और पश्चिम की तरफ पहुंच गई। इधर तो कोई रीजन ही नहीं है, न इसको दक्षिण पश्चिम मानसून पानी दिया और ना ही दक्षिण पूर्वी मानसून, तो इस कारण से बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त हो जाता है, ठीक। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ये सूखाग्रस्त क्यों है? इसलिए है कि इसको ना तो दक्षिण पश्चिम ने पानी दिया और ना ही दक्षिण पूर्वी ने पानी दिया, तो क्या होगा? सूखाग्रस्त क्षेत्र हो जाएगा। और लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वो पानी नहीं मिल रहा है। जो दक्षिण पूर्वी मानसून आ रही है, ठीक, ये थोड़ी मात्रा में इसको जल दे देता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी मात्रा में इसको जल मिल जाता है। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक नम भूमि जो है वो कौन सी है? वो सोनभद्र, ठीक। सोनभद्र जिला जो है सर्वाधिक नम भूमि जिला है, ठीक है। यहाँ पे बरसात आपको ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिलती है। अब देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा तो वर्षा की मात्रा घटेगी, और भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर प्रदेश में दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण होती है, इसीलिए आपको थोड़ा सा मानसून लेट देखने को मिलता है। कब? 22 जून के आसपास। 15 जून हम लोग वेट करते हैं कि 15 जून में वर्षा होगी, लेकिन वर्षा नहीं होती है, 22 जून में होती है। तो ये होता है कि इस बार लग रहा है बारिश काफ़ी लेट में होगा, तो उसका कारण ये है। आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो। अब देखिए बात करते हैं वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। ठीक, दो प्रकार से किया जाता है। पहला हो गया आपका आर्द्र एवं उष्ण वर्षा क्षेत्र और दूसरा हो गया साधारण आर्द्र और उष्ण क्षेत्र। ठीक, अब देखिए आर्द्र और उष्ण क्षेत्र जो है वो कौन से हैं, एक तो तराई वाला क्षेत्र हो गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्षा कितना देखने को मिलेगी, 120 से 150 और पूर्वी क्षेत्र में 100 से 120 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर बात करेंगे कि साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, इसमें क्या देखने को मिलेगा कि आपको कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक, और दूसरा हो गया बुंदेलखंड का पहाड़ी क्षेत्र और तीसरा हो गया मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। ठीक, इसमें कितनी कितनी वर्षा देखने को मिलेंगी, देखिए पश्चिमी मैदानी क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा देखने को मिलेगी 65 से लगभग 80 सेंटीमीटर आपको वर्षा देखने को मिलेगी। अभी देखिए 10-15 जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप पश्चिमी विक्षोभ वाला कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे अच्छे से तो ये क्या काम करती है कि थोड़ा सा वर्षा की मात्रा 10 सेंटीमीटर बढ़ा देती है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। बुंदेलखंड में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिल रही है, लेकिन पठारी क्षेत्र है, जल की मात्रा कहीं आपको देखने को मिल नहीं रही होगी, लेकिन बुंदेलखंड में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। किसके कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतनी वर्षा आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कि ये जो है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है, ठीक, जो गंगा का दोआब क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे 80 से 100 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट स्लाइड में। देखिए यही चीज़ मैंने मैप में शो कर दिया है। यहाँ पे देखिए टाइप 1 आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको टाइप 1 देखने को मिलेगा। आर्द्र एवं उष्ण वर्षा क्षेत्र, तराई वाला रीजन 120 से 150 सेंटीमीटर। पूर्वी क्षेत्र जो है, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो क्षेत्र है 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। और ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ये आपका टाइप 2 में आएगा, और ये जो मैदानी क्षेत्र है ये आपका टाइप 2 में आएगा, और ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है ये टाइप 2 में आएगा। अब बात कर लेते हैं कितनी कितनी वर्षा हो रही है, तो 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 65 से 80 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। ठीक, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूपी स्पेशल के 18-19 वीडियो आ चुके हैं, ये 20वां वीडियो है। ठीक, 2-3 वीडियो और आएंगे इस पर, और आपके यूपी स्पेशल अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस आरओ में है कितनी, 15 क्वेश्चन की। इस बार 9 क्वेश्चन आया था, लेकिन मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यूपी स्पेशल में आपको देखने को मिलेगा कि 5 से 6 क्वेश्चन, लेकिन करंट ऐड कर लिए, जिससे हम तो छोटी आया था ना, तो ऐसे ही करंट आप ऐड कर लिए तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से आपको 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ हम विदा लेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।